हाँ, तो इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें चेंज इन सरफेस एनर्जी का सवाल कभी पूछा जाए तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। और फोर्स का सवाल पूछा जाए तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, जिस लेंथ या जिस ऑब्जेक्ट के लेंथ पर फोर्स है। तो ऐसे दो पिक्चर को थोड़ा दिमाग में रखिए, धीरे धीरे मामला अभी ये आया है सामने, ये क्लियर होता जाएगा आपको। देखिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि एक्सेस प्रेशर कैसे निकाले। यहां पे आप बलून का थोड़ा इमेजिनेशन करना, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म है। दो ही कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं सरफेस टेंशन के चैप्टर में, एक कैपिलरी राइज और दूसरा एक्सेस प्रेशर। ये दो कॉन्सेप्ट के ही फॉर्मूले हमको अच्छे से याद करके जाने। और सरफेस टेंशन के फोर्स का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ लाइन विच इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड। तो हम लोग अभी उसको देखेंगे, अभी और रिविजिट करेंगे सवालों को, लेकिन पहले इमेजिन करो यहां पे किस बात का जिक्र हो रहा है, उसको इमेजिन करना, फिर ये सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक लिक्विड का ड्रॉप है। अब वो जो लिक्विड के ड्रॉप के अंदर क्या है, अंदर लिक्विड है, स्फेरिकल ड्रॉप है। तो एक लिक्विड का ड्रॉप है तो अंदर लिक्विड है, और तो बाहर क्या है, बाहर एयर है। तो ये हो गया लिक्विड ड्रॉप। ऐसे ही एक एयर बबल भी होता है। एयर बबल क्या होता है सर? एयर बबल वैसा चीज है कि जैसे पानी में जाके फाट मार दिया स्विमिंग पूल में गए और वहां पे गैस छोड़ दी, तो आप देखेंगे गैस का बुलबुला बुलबुला ऐसे ऊपर उड़ता दिखता है। वैसे भी आपने देखा होगा कि जैसे एक्वेरियम में ऐसी मशीन लगी होती है जो अंदर से ऑक्सीजन छोड़ती रहती है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो वो उसके छोटे 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 एयर बबल आपको बनते हुए दिखते हैं, एयर बबल। तो एयर बबल में क्या होता है, अंदर एयर होती है और बाहर बबल होता है, नहीं बाहर लिक्विड होता है। तो इसमें कितने सरफेस होते हैं? इसमें सिंगल सरफेस होता है, इसमें भी सिंगल सरफेस होता है। सिंगल सरफेस, दोनों केस में सिंगल सरफेस। और तीसरा जो एग्जांपल है वो सोप बबल का होता है, और सोप बबल में दो सरफेस होते हैं। दो क्यों होते हैं? क्योंकि सोप बबल में इस पतली सी थिकनेस में ही सोप या लिक्विड होता है। सोप मतलब लिक्विड, और बाहर भी एयर होती है, अंदर भी एयर ट्रैप्ड होती है। तो कितने सरफेस हो गए? दो, तो डबल सरफेस हो गया। तो हमारे को दो तरह के एग्जांपल स्फीयर में मिलते हैं, दो सरफेस है। लेकिन ये केस हो या ये केस हो या ये केस हो, ये लिक्विड हमेशा, या जो ये जो सरफेस बना, ये हमेशा अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है। अब कोई भी चीज अपने आप को मिनिमाइज करना चाहेगी तो अंदर जो भी है, चाहे अंदर लिक्विड है या अंदर एयर है या इसमें अंदर एयर है, इन तीनों चीज में जो अंदर होता है उसको ऐसे कंप्रेस कर देता है। जैसे याद करो, आप ऐसे बलून को फुला देते हो, बलून को फुला के उसका माउथ अगर ओपन कर दो तो हवा अपने आप बाहर आने लगती है। तुम कहते हो भाई अंदर भी एयर थी बाहर भी एयर है, तो एयर अंदर से बाहर क्यों आएगी? तो तुम कहते हो कि अंदर की एयर का प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बलून का सरफेस अपने आप को ऐसे पिचकाना चाहता है, सरफेस एरिया कम करना चाहता है, क्योंकि हमने स्ट्रेच कर रखा है। तो अगर एरिया कम करना चाहेगा तो अंदर का एयर हमेशा कंप्रेस्ड रहेगा, और बलून का माउथ खोलते ही हवा बाहर की तरफ भागती है। वैसे ही इसमें इसमें और इसमें जो भी मटेरियल अंदर है, जैसे सर ये तो लिक्विड अंदर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी अंदर है उसके अंदर वाली चीज का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा। यानी कि बाहर का अगर प्रेशर P0 है तो यहां पे जाएंगे तो प्रेशर P0 प्लस डेल्टा P हो जाएगा। यहां पे प्रेशर P0 है, यहां अंदर जाएंगे तो P0 प्लस डेल्टा P हो जाएगा। तो हमने ऐसे सोचा कि यहां बाहर से अंदर जाने पर प्रेशर का वैल्यू कितना चेंज हो जाएगा। बाहर अगर P0 है तो अंदर P0 प्लस डेल्टा P हो जाएगा। हमें इस डेल्टा P के वैल्यू को ही एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। ये जो डेल्टा P हम लिखने वाले हैं यही एक्सेस प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर। यहां पे सरफेस टेंशन T है ऐसा मान ले, तो डेल्टा P का फॉर्मूला आता है 2T/R। 2T/R जो फॉर्मूला हमने बनाया वो है स्फेरिकल ड्रॉप के लिए, लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल। सिंगल सरफेस के लिए यही फॉर्मूला है, एयर बबल। और अगर सोप बबल के लिए बात करेंगे तो दो सरफेस हैं, एक सरफेस पर प्रेशर एक्सेस बनता है 2T/R, दूसरे सरफेस पर भी बनेगा 2T/R। तो अगर मैंने ये बाहर का P0 लिखा तो P0 से अगर लिक्विड के अंदर का प्रेशर पूछूंगा तो तुम बोलोगे P0 प्लस 2T/R,
और लिक्विड के अंदर से बिल्कुल एयर के अंदर जाएंगे तो तुम बोलोगे एक बार और सरफेस क्रॉस करना पड़ गया, तो 2 सरफेस में 2T/R प्लस 2T/R ऐड किया तो अंदर का प्रेशर एक्सेस दिखेगा 4T/R। कैसे आता है, हल्का सा डेरिवेशन देखिए। मैंने आधा सोप बबल मतलब आधा लिक्विड ड्रॉप बनाया, आधा लिक्विड ड्रॉप में अंदर का प्रेशर, ये जो अंदर की जगह है ये आधा बनाया, ये आधा। तो आप इस हाफ का एफबीडी बनाए तो यहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पी नॉट से इस आधे वाले ड्रॉप पर ऐसा फोर्स लगा रहा है, और अंदर वाला जो लिक्विड है उसका प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी है, तो पी नॉट प्लस डेल्टा पी से इस हाफ को ऐसे धक्का दे रहा है। फिर से सुनो, ये आधे ड्रॉप का अगर एफबीडी बना, पूरा ड्रॉप था, इमेजिन करो इस पूरे ड्रॉप में 2 हाफ ड्रॉप्स हैं, तो केवल इसके राइट हाफ वाले ड्रॉप का एफबीडी बनाएंगे तो लेफ्ट वाला जो हाफ है वो इसके लिए सराउंडिंग हो जाएगा। तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के बीच में यहां पर प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी है, यहां पी नॉट प्लस डेल्टा पी है, ये अंदर की जगह, अंदर की जगह, ये अंदर की जगह, यहां पी नॉट प्लस डेल्टा पी है, तो यहां से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी इंटू एरिया, और यहां से जो फोर्स लगेगा वो पी नॉट इंटू एरिया। अब ये जो एरिया वैसे तो 2πr² है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन एरिया मतलब ये फ्लैट एरिया पर फोर्स देखे तो पी नॉट इंटू πr² फोर्स हो जाएगा। इसका फोर्स हो जाएगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी इंटू πr², क्योंकि अगर ये रेडियस आर का सरफेस है तो ये जो फ्लैट एरिया है ये πr² है, ये वाला सर्कल का। यहां पे जो 2 सरफेस है, यहां पे सरफेस पर एक सरफेस टेंशन भी है, ये जो पूरा बबल है इसके सरफेस पर सरफेस टेंशन भी है। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से, जैसे ये सोप बबल मैंने बनाया तो इसके ऊपर मैंने जैसे क्रिकेट के बॉल में सीम होता है वैसा ही लाइन बीच में ड्रॉ कर दिया, ये एक सर्कुलर लाइन मैंने बना दिया। तो आप कहेंगे किसी बलून के सरफेस पर अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे तो उसके लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल राइट साइड वाले को अपनी तरफ खींचेंगे, राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड वाले अपनी तरफ, मतलब लेफ्ट साइड वालों को राइट साइड वाले अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि सरफेस हमेशा मिनिमाइज होना चाहता है। तो आपको एक फोर्स ऐसे बनते हुए दिखेगा जिसमें लेफ्ट साइड के जो मॉलिक्यूल है, मतलब राइट साइड का जो हेमिस्फीयर है उसके मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट साइड के सरफेस के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे, चाहे जिससे कि सरफेस डिक्रीज हो जाए। तो यहां पे सरफेस पर जितने भी, इस सर्कल पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पर फोर्स लगेगा। देखो ये लेफ्ट साइड का दोनों हेमिस्फीयर अपने सरफेस एरिया मिनिमाइज करेंगे तो राइट साइड वाला हेमिस्फीयर वो अपनी तरफ खींचेगा लेफ्ट साइड वाला राइट वाले को, और राइट वाला, दोनों ऐसे गले मिल रहे हैं यहां सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन में चिपकना चाह रहे हैं, सिकुड़ना चाह रहे हैं, पास आना चाह रहे हैं, और अंदर के प्रेशर से दूर जाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो बैलेंस होगा। तो हमने क्या किया, ये सरफेस टेंशन का फोर्स लगाया T इंटू पूरा लेंथ, और पूरा लेंथ है 2πr। अब फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। आप देखो इस सर्कल को ध्यान से देखो, इस सर्कल के राइट में एक फोर्स लगा T इंटू 2πr, क्योंकि इस सर्कल का पूरा लेंथ है 2πr, तो यहां सब जगह फोर्स लगा ऐसे। और इस सर्कल के लेफ्ट में प्रेशर का वैल्यू पी नॉट प्लस डेल्टा पी है, उसकी वजह से फोर्स लगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी इंटू ए, और इस सरफेस के लेफ्ट में पी नॉट प्रेशर है तो उसकी वजह से फोर्स लगा लेफ्ट में पी नॉट इंटू ए। अब मैं अगर इनको बैलेंस कर दूं इन फोर्स को, तो आपको लिखेगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी इंटू 4πr² इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 4πr² प्लस सरफेस टेंशन T इंटू 2πr। अब आप पी नॉट वाले टर्म से पी नॉट वाला टर्म काट देंगे और 4πr² से इसको डिवाइड करेंगे। यहां पे मैं लिखूं तो डेल्टा पी इंटू 4πr² इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 2πr। अगर 2π से 4π कैंसिल कर दे तो यहां r² से r कैंसिल कर दे तो यहां भी ये 2r बच जाएगा, 2r से डिवाइड कर दे, 4πr² नहीं है, πr², πr², सर्कल है सर्कल, πr²। तो πr² से पाई कैंसिल कर दिया, 2 इधर बच गया, तो हमारा डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा 2T/r। सरफेस टेंशन से फोर्स जनरेट हुआ, ये जो सर्कल में फोर्स जनरेट हुआ वो सर्कल का फोर्स हो गया सरफेस टेंशन 2T/r, प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन अब की स्फेरिकल सोप बबल के लिए।
सोप बबल अंदर से खाली होता है। तो यहां दो सरफेस है, आप समझना ध्यान से। इस दो सरफेस में अंदर एयर है, बीच में लिक्विड है, बाहर भी एयर है। तो एक हेमिस्फीयर यहां पे ऐसे हमने बनाया, तो आपको ना ये दो सर्कल बनते हुए दिखेंगे। एक इनर सरफेस पे सर्कल बन रहा है, एक आउटर सरफेस पे। तो इनर सरफेस के सर्कल का जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स जनरेट होगा वो भी लेफ्ट में होगा, और वो हो जाएगा T इंटू 2πr। और आउटर सरफेस के ऊपर जो फोर्स जनरेट होगा उसका भी रेडियस r है, वो भी 2πr लेंथ का है, तो उसका भी फोर्स होगा T इंटू 2πr। अंदर जो इस जगह पर प्रेशर है वो P0 प्लस डेल्टा P है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो πr² है। इधर से जो बाहर का प्रेशर है वो P0 है, और P0 के ऊपर भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो πr² ही है। तो हमने लिखा P0 प्लस डेल्टा P इंटू πr² इज इक्वल टू T इंटू 2πr इंटू 2, क्योंकि यहां पे दो सर्कल है, एक इनर रेडियस का सर्कल है और एक आउटर सरफेस पे सर्कल है। दो सर्कल का फोर्स बना T इंटू 2πr इंटू 2 प्लस P0 इंटू πr²। तो आप अगर इसको सॉल्व करें, पाई 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 कैंसिल कर दे, P0 से P0 का टर्म कैंसिल कर दे, तो डेल्टा P इंटू r² इज 4TR। R से R भी कैंसिल कर दे तो डेल्टा P का वैल्यू 4T/r। तो हमने कहा ये तो बड़ा आसान लग रहा है, सोप है तो डबल सरफेस है, दो सरफेस है तो 4T/r ऐड कर दिया, सिंगल सरफेस है तो 2T/r ऐड कर दिया। इस तरीके से कहानी चल पाएगी। ठीक है भाई, थोड़ा देखते रहो कहानी क्या कहां जा रही है। ऑलराइट, ओके, थोड़ा सा 2 मिनट सांस ले ले। तो हमको एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला स्फेरिकल बबल के लिए और लिक्विड ड्रॉप के लिए और एयर बबल के लिए पता चल गया। फिर से लिख देता हूं, अगर अंदर पूरा लिक्विड है बाहर एयर है, इसको बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप पानी की बूंद, उसमें एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2T/r। अगर अंदर एयर है बाहर लिक्विड है, इसको बोलते हैं एयर बबल। एयर बबल, बाहर लिक्विड है पूरा, ऐसे पानी के अंदर लिक्विड, पानी के अंदर एयर ड्रॉप बबल छोड़ दिया, ऐसे उड़ता हुआ ऊपर की तरफ आता एयर बबल, इसमें भी एक्सेस प्रेशर है 2T/r। लेकिन अगर सोप बबल हवा में उड़ रहा है तो सोप बबल में बीच में लिक्विड होता है, बाहर भी एयर होता है, अंदर भी एयर होता है, इसमें जो एक्सेस प्रेशर है वो 4T/r है। 4T/r, ठीक है। प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स इज 1.01 एंड 1.02 एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में एक सोप बबल उड़ रहा है तो उसमें 1.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि अंदर का प्रेशर P0 प्लस डेल्टा P होता है। तो डेल्टा P1 का वैल्यू 0.01 है और डेल्टा P2 का वैल्यू 0.02 है। 1 हटा दिया क्योंकि 1 atm तो सबके पास होता है, ये 1 से थोड़ा ज्यादा है कि यानी कि एक्सेस प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 4T/r, सोप बबल है 4T/r1 इक्वल टू 4T/r2। तो हमको R1 अपॉन R2 का रेशियो, जैसे ये 1:2 है तो 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब है वॉल्यूम V1 अपॉन V2 का रेशियो वॉल्यूम R³ के प्रोपोर्शनल है, तो 8:1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर, जिसमें प्रेशर कम है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 8:1। जहां एक्सेस प्रेशर कम है वहां वॉल्यूम ज्यादा है, जहां पे ज्यादा प्रेशर है वहां पे वॉल्यूम कम आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। टू सोप बबल्स A एंड B
are kept in a closed chamber where air is maintained at pressure 8 Newton per meter square. Radii of bubble A and B are 2 centimeter respectively. Surface tension soap water used to for bubble is 0.04 Newton per meter. Find ratio Na-Nb. Na and Nb are number of moles of air in bubble A and B. Neglect gravity. दोनों का रेडियस बराबर है और दोनों का मेंटेन्ड एट प्रेशर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ मिसिंग है शायद सवाल में। चलिए इसको मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव, मतलब 2 सेंटीमीटर क्या, क्योंकि ये एक नहीं हो सकता, 2 सेंटीमीटर के साथ कुछ और भी देना चाहिए। मैं ऐसा मान लूं 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर मान के देखूं क्या। मुझे ऐसा लग रहा है इस सवाल में ये दूसरा रेडियस मिसिंग हो गया कुछ है। चलिए कोशिश करते हैं। मान लो एक रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ए का रेडियस 2 सेंटीमीटर है और बी का रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा क्या हमारे घर की तो बात है। तो कंटेनर में प्रेशर है, कंटेनर में जो प्रेशर है वो 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और उसमें एक 2 सेंटीमीटर का रेडियस का बबल है और एक 4 सेंटीमीटर का। ये ए वाला बबल है, ये बी वाला बबल है। तो ए बबल के अंदर प्रेशर होगा पी और बी बबल के अंदर प्रेशर होगा पीबी। तो हम लिखेंगे पीए इज इक्वल टू, पीए मतलब ए का प्रेशर इस पी नॉट की जगह 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस 2t बाय r1। तो 8 प्लस 2t बाय r1, r1 की जगह ra लिख दिया, पीए हो गया। ऐसे पीबी लिखेंगे तो पीबी इक्वल टू 8 प्लस 2t बाय r2, r2 की जगह rb लिख दिया। अब वैल्यू लिख रहे हैं, यहां 0.04 है और यहां रेडियस की जगह यहां लिखा 8 प्लस 2 इंटू 0.04 अपॉन रेडियस का वैल्यू 2 सेंटीमीटर ले लेते, तो 2 सेंटीमीटर लिखा तो 2 0.02 ही हो गया सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल हो गया, यहां से 2 बन गया, 2 इंटू 2 4 होता है, 8 प्लस 4 12 होता है। तो 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर ऑफ ए बबल हो गया। ऐसे प्रेशर ऑफ बबल बी कर देंगे तो 8 प्लस 2t, टी की जगह 0.04 लिखा, रेडियस की जगह भी 0.04 लिखा, ये कैंसिल कर दिया, 1 हो गया, 8 प्लस ये 10 हो गया, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने सुना है पी V इज इक्वल टू nRT है, सबका टेम्परेचर सेम ही ले रहे हैं, तो P1 V1 इक्वल टू nRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। तो RT और RT कैंसिल कर दिया, ये सेम है, तो Na अपॉन NB का रेशियो निकालेंगे, बाद में बोल रहा हूं उल्टा रेशियो चाहिए। तो प्रेशर ऑफ A है 12 और वॉल्यूम ए का निकाले तो 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब मतलब 2 का क्यूब है, तो 4/3 पाई 2 का क्यूब 8 हो गया, डिवाइडेड बाय यहां का प्रेशर है 10 इंटू 4/3 पाई और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा और इक्वल टू Na बाई Nb। तो 4/3 पाई कैंसिल कर दिया, 8 से 64 कैंसिल कर दिया, यहां 8 आ गया। इसका मतलब है रेडियस कुछ हमने अलग लिया है, तो Nb बाई Na करेंगे, ये 8 और ये कैंसिल करा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 20/3 आ जाएगा। तो Nb अपॉन Na इज इक्वल टू 20/3। ये हमारा आंसर है। हालांकि इसमें आंसर 6 दिया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे या तो ये अप्रोक्सीमेशन यानी कि इंटीजर टाइप बनाना चाहते हैं, या फिर इसमें हमने रेडियस का वैल्यू 4 सेंटीमीटर लिया है, तो हो सकता है कुछ और हो। तो आप एक बार इस सवाल को क्रॉस चेक कर लेंगे, 2009 जेईई एडवांस का सवाल है, तो आई थिंक उसमें कुछ मिसिंग था, लेकिन आपको खेल समझ में आ गया कि मैंने बाहर का प्रेशर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इस बबल के अंदर का प्रेशर निकाला, 40/r ऐड कर दिया, बबल है सो बबल है 40/r, 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 4 पागल 4, ये 16 हो गया। फटाफट कर लेते हैं,
यहां पर भी 4t/r कर दिया, 4t/r, 8 + 4 12 हो गया। आहा 12, यहां पर 12 की जगह 16 कर दिया, तो मैं इसको कैलकुलेशन को दोबारा लिख देता हूं। थोड़ी सी कैलकुलेशन में एरर है लेकिन पकड़ में आ चुकी है, इसलिए अब हम ठीक कर देंगे। प्रेशर का वैल्यू 16, प्रेशर का वैल्यू 12, 16/12 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम 8 और यहाँ पे वॉल्यूम 64। अभी भी कहानी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आ जाएगा। 16 कैंसिल किया, ये 4 हो गया, 4 से कैंसिल किया तो ये 2 हो गया, 2 से कैंसिल किया तो 6 हो गया। एग्जैक्ट आंसर आ गया, NB/NA इज इक्वल टू 6, यानी कि हमने रेडियस सही लिया था, ये 40/r लिखना था, इससे मामला गड़बड़ फंस रहा था। चलिए बहुत बढ़िया, कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्टैक्ट एंगल का है। आपने कभी भी देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब में, यानी पतले ट्यूब में पानी डालने से ना अंदर ऐसे ऐसे मेनिस्कस बनता है। मेनिस्कस उस शेप को कहते हैं जो लिक्विड का सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आता है। तो यहाँ पे लिखा एंगल बिटवीन टेंजेंट्स drawn at liquid and solid surface at point of contact is called contact angle. ये जो contact angle है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। यानी कि कौन सा मटेरियल का टेस्ट ट्यूब है और उसमें कौन सा लिक्विड रख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर तुम ग्लास के ट्यूब में मर्क्यूरी डालोगे तो अलग कॉन्टैक्ट एंगल दिखेगा, ग्लास के ट्यूब में केरोसिन डालोगे अलग कॉन्टैक्ट एंगल दिखेगा, ग्लास के ट्यूब में वाटर डालोगे तो अलग दिखेगा। तो ग्लास के ट्यूब में कौन सा मटेरियल का लिक्विड कौन सा लिक्विड डाल रहे हो उसके हिसाब से आएगा। अच्छा, वाटर को स्टील के कंटेनर में डालोगे तो अलग कॉन्टैक्ट एंगल आएगा, वाटर को अगर सिल्वर के कंटेनर में डालोगे तो अलग कॉन्टैक्ट एंगल आएगा, वाटर को कॉपर के कंटेनर में डालोगे तो अलग आएगा। यानी कि सॉलिड बदलने से भी बदलता है और लिक्विड बदलने से भी बदलता है। तो सॉलिड लिक्विड का एक पर्टिकुलर पेयर का एक आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ग्लास का वाटर के साथ, ग्लास प्लस वाटर का कांटेक्ट एंगल देखें, यानी कि ग्लास के कंटेनर में वाटर रखें तो कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री होता है। अगर ग्लास के कंटेनर में मर्क्यूरी को रख दें तो कांटेक्ट एंगल अप्रोक्सीमेटली 135 डिग्री होता है, 137 होता है, 135 होता है। अगर हमने सिल्वर के कंटेनर में वाटर को रख दिया तो कांटेक्ट एंगल 90 होता है। अब किस में कैसा दिखता है उसको देख लो। यहां पे जो मेनिस्कस है उसका शेप ऐसे कॉनकेव दिख रहा है, ये कांटेक्ट एंगल पे मॉलिक्यूल है, इसमें लिक्विड नीचे की तरफ दब रहा है, तो नीचे एक टेंजेंट लिक्विड से टच करता हुआ ऐसे बना दीजिए। जिस शेप में लिक्विड जा रहा है उसी शेप में, अगर ऊपर उठता हुआ लिक्विड दिख रहा है ऊपर बन जाएगा, नीचे जा रहा तो नीचे बन जाएगा। ये टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस है और यहां नीचे की तरफ टेंजेंट ऑन सॉलिड। टेंजेंट ऑन सॉलिड ऊपर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लिक्विड सॉलिड कांटेक्ट कहां पे है, तो आप बोलेंगे इस पॉइंट से नीचे, तो उसी नीचे वाले पूरे कांटेक्ट को ज्वाइन करते हुए आपको टेंजेंट ऑन सॉलिड सरफेस बनाना है। तो इस एग्जांपल में जो कांटेक्ट एंगल दिख रहा है ये 90 से छोटा है। अगर कांटेक्ट एंगल 90 से छोटा दिखे तो कॉनकेव सरफेस में ऐसे ही दिखता है। तो ये सरफेस का शेप कैसा जा रहा है, कॉनकेव सरफेस है। तो अगर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉनकेव सरफेस दिख रहा है तो आपको बोलना है कांटेक्ट एंगल थीटा से छोटा, थीटा 90 से छोटा है। अगर किसी ऐसे दिख रहा, ऐसे कंटेनर ये रहा और लिक्विड ये रहा, तो आप बोलेंगे अरे लिक्विड का सरफेस टेंजेंट ऑन लिक्विड और टेंजेंट ऑन सॉलिड के बीच में 90 डिग्री है, तो ये सिल्वर वाटर वाला केस है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दिखेगा। पानी नॉर्मली ऐसे दिखता है, कंटेनर किसी भी ग्लास के बर्तन में पानी डालोगे तो ऐसे ऊपर की तरफ चिपका हुआ दिखता है, ऐसे ऊपर कॉनकेव सरफेस बनता है। और सिल्वर के बर्तन में ऐसे डालोगे तो अगर कोई तुम्हारा दोस्त कहता है कि हम तो सिल्वर के बर्तन में खाना खाते हैं, तो उसके घर जाओ और जो बोल रहा है सिल्वर का ग्लास है उसमें पानी डाल के देखो, अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ऐसा बन रहा है तो सिल्वर है, तो सच बोल रहा है, सिल्वर चुरा लो।
और अगर 90 डिग्री नहीं ऐसा टेढ़ा बन गया तो फिर फेंक रहा है, उसको वहीं पकड़ के पीट दो। ठीक है, तो यहां पे थीटा लेस देन 90 होगा या ग्रेटर देन 90 होगा या 90 होगा, डिपेंड करता पेयर पे। अब ये थीटा हमें निकालना नहीं है, ये थीटा ऑलरेडी दुनिया में दिया रहेगा, यानी किसी महान आदमी ने ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स के पेयर का कॉन्टैक्ट एंगल का लिस्ट बना रखा है। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्वेश्चन में अगर मुझे दिया है तो मतलब मेंशन्ड होता है तो उसको यूज करना है, मेंशन नहीं है तो पूछा गया होगा, उसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है कि थीटा एंगल आपको दिख रहा है तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। आप ऐसा दिख रहा है यार ये तो सॉलिड लिक्विड जो है अंदर ऐसे कॉनकेव शेप में दिख रहा है या कॉन्वेक्स शेप में दिख रहा है, जैसे अगर किसी ग्लास के ट्यूब में मर्क्यूरी डालोगे तो ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखता है, मर्क्यूरी ऐसे दिखता है। तो आप कहेंगे मर्क्यूरी पर टेंजेंट ड्रॉ किया और सॉलिड पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया। तो ये मर्क्यूरी कंटेनर है, मतलब मर्क्यूरी रखा है ग्लास कंटेनर में, तो ट्यूब ग्लास का है और लिक्विड मर्क्यूरी इसके अंदर भरा हुआ है। तो थीटा एंगल ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो दिया है तो ले लो, नहीं दिया है तो उसको पूछा गया होगा, है सवाल ऐसे ही बनता है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के आपको सरफेस और सॉलिड लिक्विड में कॉन्टैक्ट एंगल दिखते हैं। जैसे यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड, यानी लिक्विड का सरफेस का शेप जिधर जा रहा है उधर ये बनाया, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये रहा, और सॉलिड का लिक्विड के साथ कॉन्टैक्ट इधर है, तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 है। ऐसे ऐसे लिक्विड को बोलते हैं नॉन वेटिंग, नॉन वेटिंग यानी गीला नहीं करते हैं। और ये वाले में सॉलिड और लिक्विड के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल थीटा लेस देन 90 है, तो आप बोलेंगे ये वेटिंग लिक्विड है। वेटिंग लिक्विड चिपकते हैं सरफेस पे। जैसे आपने देखा कि आपके कार पे अगर बारिश होती है तो पानी की बूंदें कार के विंड स्क्रीन पे चिपक जाती है, उसके लिए वाइपर होता है। सोचिए पानी की बूंदें अगर कांच पर चिपकती नहीं होती तो कार में वाइपर की जरूरत नहीं थी। मतलब अगर कार का जो विंड स्क्रीन है वो कांच के बजाय किसी ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता जिसपे पानी की बूंदें चिपके नहीं, वेटिंग नहीं हो, तो वहां पे जब भी चिपकेगी ऐसे फैल जाएगी, फैलने के बाद कॉन्टैक्ट एंगल थीटा हमेशा 90 से छोटा होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स को एडहेसिव फोर्स बनाता है वाटर ग्लास के साथ। वाटर आप ना जैसे ग्लास का विंडो पैन है, विंडो पैन, उसमें ना ऐसे करके आप कोलिन से सफाई करते तो कोलिन पुच पुच मारते हैं तो छोटी छोटी ड्रॉप पूरे कांच पर चिपक जाती है और बहती भी नहीं है, छोटी ड्रॉप वहीं के वहीं चिपकी रहती है। अगर उसी पे तुम मर्क्यूरी के ड्रॉप ऐसे फेंक के मारो तो मर्क्यूरी ऐसे फिसल के गिर जाएगा। मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स आपस का मर्क्यूरी के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्लास के साथ कम है, इसमें ग्लास के साथ ज्यादा फोर्स है, इसलिए ये वेटिंग लिक्विड है। वेटिंग मतलब सरफेस पे चिपकने वाला लिक्विड है, और मर्क्यूरी नॉन वेटिंग है, वो चिपकता नहीं है ग्लास के साथ। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सरफेस है, उनका अपना कहानी है। ये हमारे इस चैप्टर का, मैंने बोला इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले बन रहे हैं या 4 फॉर्मूले बन रहे हैं। एक सरफेस टेंशन के फोर्स का, फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ रॉड जिस पर फोर्स चाहिए। अगर डबल सरफेस है तो डबल फोर्स कर दो। दूसरा फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू एरिया इज सरफेस एनर्जी। किसी एरिया को बढ़ाने या घटाने, बबल को बड़ा या छोटा करने में, लिक्विड ड्रॉप को ज्यादा या कम करने के लिए सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा, टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया वर्क डन। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट वो पढ़ लिए। चौथा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा एक्सेस प्रेशर का। एक्सेस प्रेशर, लिक्विड ड्रॉप है तो 2T/R, एयर बबल है तो 2T/R, और सोप बबल है डबल सरफेस तो 4T/R। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए एक्सेस प्रेशर के। उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट देखा कांटेक्ट एंगल का, जो कि हमको कुछ करना नहीं है, वो कांटेक्ट एंगल सवाल में दिया रहेगा तो उसको यूज करना आना चाहिए। कांटेक्ट एंगल किसी भी कांटेक्ट पॉइंट पे लिक्विड सॉलिड के बीच का एंगल होता है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। और आखिरी कॉन्सेप्ट है कैपिलरी राइज, यानी कि किसी पतले ट्यूब को, किसी स्ट्रॉ को, किसी कांच के ट्यूब को अगर मैं पानी में रख दूं किसी कंटेनर में, तो आप देखेंगे पतली ट्यूब में पानी अपने आप थोड़ी हाइट तक चढ़ जाता है। इसी कैपिलरी एक्शन से जो पेड़ की रूट्स होती हैं वो नीचे होती हैं और पानी चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंच जाता है। क्या पेड़ में मोटर लगी होती है? पेड़ अगर 20 फुट का है और उसकी रूट 10 फुट अंदर जा रही है तो 10 फुट अंदर से पानी खींच के 20 फुट ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाता है वाटर। तो आप कहेंगे पत्ती तक या फल तक वाटर कैसे आ रहा है? वो पतली पतली रूट्स होती है जो बस पानी को ऐसे टच करती हैं और पानी ऐसे पतली पतली हॉलो ट्यूब से चढ़ता हुआ अपने आप चढ़ेगा,
क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। क्या तरीका है उसको देखो। कैपिलरी एक्शन में यहां पे ट्यूब के अंदर ये ऐसा मेनिस्कस है जिसमें थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है, तो थीटा लेस देन 90 में कैपिलरी राइज होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो कैपिलरी डिप होगा, यानी कि नीचे दबेगा लिक्विड, साइड से नीचे बीच में कम आएगा। वो कैसे होगा वो भी सिखाता हूं, लेकिन इसको समझो पहले। यहां पे दो कॉन्सेप्ट, दो तरीके से हम बात करेंगे, दो तरीके से बात करेंगे। एक, ये जो कैपिलरी के अंदर यहां पे जो शेप अभी दिख रहा है, ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, ऐसे देखो आगे, ये तो ये जो शेप बना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर है, ये आर है, और इसमें अंदर ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर है रेडियस ऑफ सरफेस और स्मॉल आर है रेडियस ऑफ ट्यूब। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में यहां पे अगर कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा, यहां थीटा हो जाएगा, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा, तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। यहां पे ये इसलिए लिखा क्योंकि आर यानी ट्यूब का रेडियस तो हमें पता होता है, नोन होता है, और जो थीटा होता है कॉन्टैक्ट एंगल ये भी नोन होता है। ये पहले से मैंने बता दिया कि कॉन्टैक्ट एंगल हमको कैलकुलेट नहीं करना, वो किसी भी ट्यूब और लिक्विड का ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है, वो भी नोन होता है। तो ये भी नोन है, ये भी नोन है। तो अंदर का जो सरफेस है उसका शेप मुझे स्फेरिकल दिख रहा है, लेकिन उस स्फीयर का रेडियस हमें निकालने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले से रेडियस निकल आएगा। अब मैंने आपको बोला था कि अगर बाहर का प्रेशर पी नॉट हो तो इस जैसे कोई भी ऐसे स्फेरिकल सरफेस बनता है तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। तो हमने कहा जैसे आपको ऐसे दिख रहा है, ये ऐसा कर्वेचर दिख रहा है, तो अगर मैं कहूं इसको कंप्लीट करके स्फीयर बनाऊं तो इसके यहां पे प्रेशर पी नॉट है और नीचे में प्रेशर क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको पता है कि कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बबल से बाहर आ रहे हैं, किसी लिक्विड ड्रॉप से बाहर आ रहे हैं, किसी एयर बबल से बाहर आ रहे हैं, बाहर आने पर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये सरफेस क्रॉस किया तो प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा पी नॉट माइनस 2t बाय आर। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से देख लो, अगर मैं यहां ऐसे बोल दूं कि यहां प्रेशर पी नॉट है तो आप यहां पे प्रेशर क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे पी नॉट प्लस 2t बाय आर। मैं इसका उल्टा पूछ लूं कि अंदर अगर प्रेशर पी नॉट है तो यहां बाहर कितना होगा, तो आप कहेंगे अंदर से बाहर, अंदर से बाहर आएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो पी नॉट माइनस 2t बाय आर। देखो आप इन दोनों का डिफरेंस समझिए। तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि कॉनकेव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर हमेशा 2t बाय आर कम होता है। यहां पे मैंने जो शेप देखा, इसका ऊपर का हिस्सा कॉनकेव साइड है लेकिन ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इसका प्रेशर पी नॉट है। तो जैसे ही इससे क्रॉस करके नीचे आएंगे तो यहां पे प्रेशर इस शेप कर्वेचर की वजह से माइनस 2t बाय आर ऐसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर यहां से h हाइट नीचे आए तो प्रेशर प्लस करना पड़ेगा। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यहां पे प्रेशर पी नॉट, तो इसके जस्ट नीचे ये कर्वेचर रेडियस आर का सरफेस है, इसके जस्ट नीचे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस 2t बाय आर, और यहां से h हाइट नीचे गए तो यहां बाहर का प्रेशर पी नॉट ही है, तो हमने पी नॉट माइनस 2t बाय आर प्लस 2 रो जी एच और कर देना है, क्योंकि आपको पता है स्टेशनरी लिक्विड में h हाइट नीचे जाते हैं प्लस रो जी एच और हो जाता है। तो ये लिखा पी नॉट माइनस 2t बाय आर, सरफेस क्रॉस करने का माइनस 2t बाय आर, प्लस नीचे हाइट जाने का रो जी एच इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि एक हाइट पर सेम प्रेशर होता है और यहाँ पे कोई कर्वेचर नहीं, यहाँ पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट, तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, h उधर भेज दिया, तो h इक्वल टू 2t बाय आर इंटू रो जी। कैपिटल आर का वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन वो स्मॉल आर बाई कॉस थीटा है, तो 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ये हमारा h का वैल्यू आ गया, फॉर्मूला हो गया कैपिलरी हाइट का, 2t cos थीटा बाय रो जी आर, 2t cos थीटा बाय रो जी आर। तो अब इसी पर बेस्ड कुछ सवाल हमको देखते जाने हैं, सॉल्व करते जाने हैं, और हमारा आंसर आता जाएगा। पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो इतना ही। एक वीडियो 15-20 मिनट का और बनाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में आपको भेजूंगा। लेकिन आज के इसमें आपको क्वेश्चंस की भी एक पूरी लिस्ट भेज देता हूं, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिए। कैपिलरी का ही सवाल आने का चांस है, केवल कैपिलरी ही पूछा जाता है, और एक आध सवाल और बनते हैं फोर्स के, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको। तो कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही था,
लेकिन कैपिलरी के क्वेश्चंस कैसे करने इसको मैं भेज दूंगा और एक अलग से 15-20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। चलिए, आपको हो सकता है समझ में आया, 1 से 2 बार अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप तो आपको ये कहानी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नमस्कार।